गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी में, क्लास 12। कल हमने पढ़ा था स्पर्मेटोजेनेसिस, शुक्र जनन की प्रक्रिया, और आज उसके आगे का टॉपिक है बच्चों, टॉपिक का नाम है शुक्र जनन की प्रक्रिया पर हार्मोनल असर। हार्मोन का, अंतःस्राव का शुक्र जनन की प्रक्रिया पर क्या असर होता है वो बच्चों आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक का नाम है बच्चों शुक्र जनन की प्रक्रिया पर हार्मोन का नियंत्रण। पूरी की पूरी प्रक्रिया जो है बच्चों, ये हार्मोन्स के द्वारा, अंतःस्राव के द्वारा नियंत्रित होती है। तो आपके एग्जाम के लिए भी और आपके नॉलेज के लिए भी ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है बच्चों। ऐसे कौन से हार्मोन्स हैं जो स्पर्मेटोजेनेसिस को प्रभावित करते हैं? बच्चों, हमने देखा था कि शुक्र जनन की प्रक्रिया थी वो शुरू हो गई थी कब? किशोरावस्था के प्रारंभ। जब प्यूबर्टी स्टार्ट होती है, यौवनावस्था स्टार्ट होती है बच्चों, तो पुरुषों में, मेल में क्या होगा? शुक्र जनन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। शुरू कैसे होती है? पूरा का पूरा बच्चों ये एंडोक्राइन का ही रेगुलेशन, हार्मोन्स का रेगुलेशन। प्यूबर्टी या किशोरावस्था शुरू होने के समय क्या होता है बच्चों? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस कहाँ होता है? तो तीसरी मस्तिष्क गुहा है बच्चों, उसकी जो फर्श है नीचे उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। दीवारों को थैलेमस और एपिथैलेमस, और जो छत है ऊपर उसे एपिथैलेमस कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं हाइपोथैलेमस। थर्ड वेंट्रिकल है ब्रेन, उसका जो नीचे जो रूफ है, जो नीचे फर्श है, उसे बच्चों हाइपोथैलेमस कहते हैं। ये हाइपोथैलेमस पुरुषों में, बालकों में, लड़कों में प्यूबर्टी स्टार्ट होने के समय बच्चों में GnRH का स्राव होता है। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, हार्मोन है। ये हार्मोन बच्चों पिट्यूटरी ग्लैंड, अग्र पिट्यूटरी ग्लैंड है, हाइपोथैलेमस के आगे ही, ठीक है, उसको टारगेट करता है। हाइपोथैलेमस ने क्या किया? GnRH का स्राव किया, गोनेडोट्रोपिक हार्मोन को मुक्त कर दिया यौवनावस्था के प्रारंभ। उस GnRH ने क्या किया बच्चों? गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन ने क्या किया कि अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि को उत्तेजित। जब ये हार्मोन से ये उत्तेजित होगा बच्चों, अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि इसकी उत्तेजना से उत्तेजित होकर अग्र पिट्यूटरी ग्रंथि, एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड ने बच्चों दो हार्मोन्स को ब्लड में मुक्त कर दिया। जैसे एक हार्मोन है LH और दूसरा हार्मोन है FSH। LH को बोलते हैं बच्चों ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन,
और मेल में बच्चों इसे ICSH भी कहते हैं। पढ़ा था, आपको बताया था इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मेल में LH को बोलते हैं ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अंतरालीय कोशिकाओं को उत्तेजित करने वाला हार्मोन। दूसरा FSH, इसका पूरा नाम है बच्चों फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। P उद्दीपक हार्मोन, जैसे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। बच्चों इन दोनों हार्मोन का टारगेट ऑर्गन है, लक्ष्यांग है रिसेप्टर टेस्ट। न्यूक्लिक एसिड हार्मोन का आप नाम देखो ICSH, इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। ये किसको टारगेट करता होगा? ये इंटरस्टिशियल सेल अर्थात अंतरालीय कोशिकाओं को बच्चों टारगेट करता है। और ये अंतरालीय कोशिका है, इनका दूसरा नाम था लैडिन कोशिका। ये बच्चों इस हार्मोन से LH से उत्तेजित होकर ये कोशिकाएं एंड्रोजन का स्राव करने लग जाती हैं। मुख्य एंड्रोजन है बच्चों टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, और ये टेस्टोस्टेरोन बच्चों शुक्रजनन अर्थात शुक्राणुओं के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करता है। जब यौवनावस्था की शुरुआत हुई, हाइपोथैलेमस जो ब्रेन में तीसरी मस्तिष्क गुहा है बच्चों, वहां जो नीचे फर्श है, गुहा है, गुहा मतलब कैविटी है, कैविटी की जो नीचे फर्श होती है उसे हाइपोथैलेमस कहते हैं। ब्रेन का पार्ट है, लेकिन ये एक एंडोक्राइन ग्लैंड के रूप में भी कार्य करता है। और इसने क्या किया, गोनेडोट्रोपिक रिलीजिंग हार्मोन को मुक्त कर दिया। इस हार्मोन का जो टारगेट ऑर्गन है वो है एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड। इस अर्ध पिट्यूटरी ग्रंथि ने इसके द्वारा उत्तेजित होकर दो हार्मोन को रिलीज कर दिया, कौन? यूट्रासिल हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये दोनों हार्मोन ब्लड में आए, क्योंकि इनका टारगेट ऑर्गन ब्रेस्ट है, टेस्टिस है, ये और किसी ऑर्गन पे काम नहीं करेगा। ये सीधा कहाँ आएंगे? ब्लड से होते हुए बच्चों टेस्टिस में आए। और LH ने क्या किया, अंतरालीय कोशिकाओं अथवा लैडिन कोशिकाओं को उत्तेजित किया और फिर लैडिन कोशिकाओं में बच्चों एंड्रोजन का स्राव शुरू कर दिया। ये एंड्रोजन मुख्य रूप से क्या है? टेस्टोस्टेरोन है, मेल हार्मोन है। और ये हार्मोन बच्चों क्या करेगा? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया को तेज करेगा, अर्थात शुक्रजनन की प्रक्रिया शुरू होगी। अब बात है FSH की। FSH बच्चों ये सर्टोरी कोशिका है। ये कार्य करेगा सर्टोरी कोशिका। सर्टोरी कोशिका क्या करती है? उत्पन्न होने वाले शुक्र कोशों को, उत्पन्न होने वाले स्पर्म को बच्चों ये पोषण देने का कार्य करती है। तो सर्टोरी कोशिका पे कार्य करेगा कौन? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और ये फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे वर्क कर रहा है? सर्टोरी कोशिका पे। और सर्टोरी कोशिका बच्चों शुक्रजनन की प्रक्रिया में क्या करेगा? सहायता करेगा। क्या सहायता करेगा? ये उत्पन्न होने वाले शुक्र कोशों को क्या करता है बच्चों?
पोषण देने के लिए सर्टोरी कोशिकाओं की वृद्धि करता है। पूरा का पूरा टॉपिक बच्चों स्पर्म का निर्माण की पूरी प्रक्रिया हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित। अगर इनमें से एक भी हार्मोन इधर हो गया, दोनों में से बच्चों 3 हार्मोन है। सबसे पहले शुरू हुआ था ये GnRH, फिर आया LH, FSH। अगर इनमें से एक भी हार्मोन बैलेंस नहीं रहा, जितना मुक्त होना चाहिए उतना मुक्त नहीं हुआ, बच्चों ये सीधा असर करेगा शुक्र। आजकल आप देखें बहुत सारे सेंटर खुल गए IVF के। जो निसंतान दंपति है बच्चों की संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। पॉल्यूशन, स्ट्रेस, रेडिएशन, मोबाइल रेडिएशन, लैपटॉप रेडिएशन, बच्चों सब क्या कर रहे हैं, स्पर्मेटोजेनेसिस को कम कर। अगर स्पर्मेटोजेनेसिस नहीं होगा बच्चों, शुक्राणु या स्पर्म नहीं होगा। जब बनेंगे उनमें मोबिलिटी नहीं होगी, मूव करने की क्षमता नहीं होगी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है, इससे आप देखा होगा कि आप किसी भी गली में जाए जो गायनेकोलॉजिस्ट है, हर दूसरा एक तीसरा गायनेकोलॉजिस्ट बच्चा IVF सेंटर डाल के बैठे। पहले नहीं था ऐसा। पहले इम्पोर्टेंसी, इसको हम पुंसकता कहते हो, यही चीज है, लेकिन ये नहीं हुआ, दैट इज द पुंसक। शुक्र कोष नहीं करता बच्चों। ये पूरा हार्मोनल कंट्रोल है बच्चों, देख लीजिए। इसके लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था, ये थ्योरी जो आज पढ़ोगे बच्चों टॉपिक, ये आपकी नॉलेज के एग्जाम के साथ साथ नॉलेज के लिए भी आवश्यक है। कौन से हार्मोन कब वर्क करते हैं, कौन से हार्मोन वर्क करते हैं, देख लीजिए। यहां तक आप इसको पढ़िए, उसके बाद स्पर्म की जो रचना है बच्चों वो समझते हैं आपकी बुक। जो लास्ट टॉपिक जो आ रहा है, ये आएगा स्पर्म की रचना। यहां बच्चों आपको हेडिंग डालना है शुक्राणु की रचना। उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है, जो बुक में है वही पढ़ेंगे बच्चों। शुक्राणु की रचना, एक शुक्राणु है क्या बच्चों? शुक्राणु एक यूनिसेलुलर रचना, एक कोशिका है बच्चों, कुछ नहीं है। ये कोशिका ह्यूमन सेल है, जैसे ह्यूमन सेल में होता है वो सब स्पर्म में होता है। ठीक है बच्चों। क्या क्या होगा? मॉडिफाइड सेल है स्पर्म, इसमें एक हेड होता है, फिर नेक होता है, ग्रीवा, फिर मध्य खंड है, मिडिल पीस बोलते हैं, और बाद में बच्चों पूंछ है। अगर आप डायग्राम देखें, ये डायग्राम है शुक्राणु का। क्योंकि बच्चों एक एनिमल सेल है, उसके सबसे बाहर का आवरण क्या होगा? ये है जीव द्रव्य कला या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ठीक है। इसका जो अग्रभाग होता है बच्चों, सीड्स होता है, यहाँ पे इस कोशिका का केंद्रक होता है। एक सेल है, इस सेल का केंद्रक इसके अग्रभाग में होता है। केंद्रक थोड़ा बड़ा होता है, इसलिए ये वाला भाग थोड़ा खुला हुआ होता है। इस भाग का निर्माण बच्चों गोल्गी बॉडी करते हैं पूरा। ठीक है। जो भी DNA होगा वो सब यहीं पे होगा। गुणसूत्र जो होंगे बच्चों ये केंद्रक में ही होंगे। इस कोशिका का जो अग्रभाग है, जहां पे केंद्रक है, जो सीड्स है, थोड़ा कैप की तरह, टोपी की तरह आगे निकला होता है बच्चों, इसे एक्टोसोम कहते हैं। ये वाला अग्रपिंडक। और इस अग्रपिंडक में एक एंजाइम होता है जिसे हाइल्यूरोनिडेज कहते हैं। बुक में लिखा नहीं, आपको याद रखना है।
हाइल्यूरोनिडेज। जब बच्चों स्पर्म शुक्राणु अंडाणु के साथ मिलता है तो उसके अंदर प्रवेश करने के लिए वही एंजाइम काम होता है। ये एंजाइम होता है एक्रोसोम में, यहां पर। ठीक है, ये इसका हेड हो गया बच्चों। शुक्राणु का जो मध्य भाग है, अगर आप यहाँ डायग्राम देखेंगे बच्चों बुक में, यहाँ पे आपको बहुत सारे माइटोकॉन्ड्रिया मिलेंगे, बहुत सारे सूत्रकणिकाएं। और ये माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम करते हैं बच्चों? ये एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, ऊर्जा उत्पन्न करते हैं, ऊर्जा देते हैं। इस ऊर्जा की सहायता से बच्चों पूछ है, ये इसकी गतिशीलता को बना। ऊर्जा मिलेगी तो पूछ गति करेगी, पूछ गति करेगी तो बच्चों स्पर्म आगे बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ पे बच्चों मध्यखंड में ये ग्रीवा है, ग्रीवा के नीचे मध्यखंड है। मध्यखंड में बहुत सारे सूत्रकण माइटोकॉन्ड्रिया है जो तैरने के लिए पूछ को ऊर्जा प्रदान करती है, जिसके कारण शुक्राणु को फर्टिलाइजेशन के समय आवश्यक गतिशीलता मिलती है बच्चों। ठीक है, चलो सामान्य फर्टिलिटी के लिए, संतान उत्पन्न करने के लिए बच्चों 60% शुक्राणु ऐसे होने चाहिए जो सामान्य आकार और आकृति वाले हो। 100 में से 60 स्पर्म ऐसे होने चाहिए जिनका आकार सामान्य, और 60 में से 40% ऐसे होने चाहिए जिनकी गतिशीलता बहुत तीव्र हो। ठीक है, लगभग स्पर्म कम है तो बच्चों क्या होगा? जो संतान उत्पत्ति की क्षमता है वो कम होती चली जाएगी। ठीक है, एक पॉपुलेशन के दौरान बच्चों लगभग 20 से 30 करोड़ स्पर्म 20 से 30 करोड़ स्पर्म बच्चों स्खलित हो जाते हैं एक पॉपुलेशन। उस 20 से 30 करोड़ में से 60% ऐसे होने चाहिए जो सामान्य आकार और आकृति वाले हो, और उस 60 में से 40% ऐसे होने चाहिए बच्चों जिनमें जनन क्षमता हो और जिनकी गतिशीलता तीव्र। ठीक है बच्चों, आज का टॉपिक यहाँ पे खत्म। क्या क्या पढ़ना है आपको? एक तो शुक्र जनन की प्रक्रिया पर बच्चों हार्मोन्स का क्या असर है, और दूसरा शुक्राणु की रचना। डायग्राम भी बनाना है और इसको हेडिंग डाल के लिखना है कि सीड्स में क्या होता है, ग्रीवा और मध्यखंड क्या काम करते हैं, पूंछ क्या काम करती है, कितने परसेंट सामान्य आकार और आकृति वाले होने चाहिए, उसमें से कितने परसेंट की जनन क्षमता सामान्य जनन क्षमता और गतिशीलता तीव्र। ठीक है बच्चों, आज आपको यहाँ तक तैयार करना है, बाकी पढ़ेंगे तब। डायग्राम आपको बनाना है बच्चों, चार्ट मैंने बना रखा है, इसको भी आपको बनाना है अपनी नोटबुक में। जो नहीं समझ में आया उसको हम जब नेक्स्ट टाइम पे मिलेंगे तो आपको मुझे बताना है, मैं वापस क्लियर करूंगा। ठीक है, चलो।